हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग बात करते हैं अगले लेसन की। हम लोगों का चल रहा था चैप्टर 9 क्लास में मैटर्स अराउंड अस, हमारे आसपास के पदार्थ। और इस चैप्टर में पदार्थ के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करना है। जैसा सबको पता है, ये बात पहले से हो रही है बार बार कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करना है। और हम लोग प्रीवियस टॉपिक में ये बात कर रहे थे कि कोई पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है क्या, तो निश्चित ही जवाब मिला था हाँ, कि कोई पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। और कैसे बदल सकता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है। तो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर का भी नाम सामने आया था कि टेम्परेचर है और प्रेशर है। ये दोनों टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कोई पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है। जब चेंज करता है टेम्परेचर और प्रेशर, तो फिर अवस्था उसकी बदलने लगती है। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, कमरे का, तो उस टेम्परेचर और उस प्रेशर पर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर जिस स्टेट में होता है वो उसका नेचुरल स्टेट होता है। जैसे पानी द्रव अवस्था में होना, लोहा का ठोस अवस्था में होना, हवा का गैस अवस्था में होना। इस तरह से किसी भी की जो एक अपनी अवस्था होती है इनिशियली, जो नेचुरली कोई सॉलिड या लिक्विड या गैस होता है, वो एक जनरल टेम्परेचर पर, एक नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर होता है। लेकिन जब उसमें चेंजिंग आता है, उस टेम्परेचर में जब परिवर्तन होता है, तब उसकी अवस्था भी वो बदलने लगती है। और इस तरह से ताप और दाब जब असामान्य होते हैं, सामान्य से कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, तो पदार्थ की वो मूल अवस्था भी बनी नहीं रहती, मूल अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। इसके लिए मैंने कहा था कि क्या होता है, कैसे टेम्परेचर अवस्था बदलने में रोल में आते हैं। तो टेम्परेचर अवस्था बदलने में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो तभी बढ़ता है जब हीट गेन होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट में हीट फ्लो कराते हैं, वो हीट को गेन करता है, तब उसका टेम्परेचर बढ़ता है। कि तापमान जो है, टेम्परेचर जो है, उष्णता की कोटि को मेजर करता है। उष्णता की कोटि कितना गर्म या कितना ठंडा है, ये उसका एक लेवल को तय करता है, उसको टेम्परेचर। तो वो सामान्य से जब हाई होता है, जब एक ज़्यादा ऊष्मा इंटर करती किसी ऑब्जेक्ट में, तो ऊष्मा तो ऊर्जा है, सबको पता है, ऊर्जा कार्य करती है। तो वो ऊष्मा वहाँ जाकर कार्य करती है और इंटरमॉलिक्यूल पार्टिकल में वाइब्रेशन आता है, तो मूवमेंट बढ़ता है। उसकी वजह से उसके तीनों कैरेक्टर, स्पेस, अट्रैक्शन फोर्स और मूवमेंट, चेंज होने लगता है, बदलने लगता है। और जब बदलने लगता है तो उसी की वजह से तो अवस्था होती है और फिर अवस्था भी बदलने लगती है। ये बात इन सब बातों को हम कल कर चुके हैं। आइए हम लोग उस प्रोसेस की बात कर रहे थे कि अवस्था परिवर्तन की जो गतिविधियां होती हैं, इसको डिफाइन किया गया है एक फिजिकल प्रोसेस के रूप में, फिजिकल फेनोमेना के रूप में, कि ठोस का द्रव में बदलना मेल्टिंग कहा जाता है, गलन कहा जाता है या द्रवन कहा जाता है। किसी द्रव का गैस में बदलना वाष्पन कहा जाता है या वाष्पीकरण कहा जाता है। यहाँ पर इसी चैप्टर में एक और मज़ेदार बात आएगी कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन, क्वथन, खौलना, कोई चीज़ का खौलना, इसको बॉइलिंग कहते हैं। और एक इवेपोरेशन मीन्स वाष्पीकरण होना। इन दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पर वाष्पीकरण नाम दिया गया कि कोई भी द्रव का गैसियस स्टेट में चेंज होना वाष्पीकरण है।
फिर रिवर्स होते हैं, किसी गैस का द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन, और किसी द्रव का ठोस में बदलना फ्रीजिंग कहलाता है, जमना कहते हैं या हिमीकरण कहते हैं। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? और डायरेक्ट कोई सॉलिड यदि गैस बन जा रहा है या गैस डायरेक्ट सॉलिड बन जा रहा है, चेंज होकर ताप और दाब के ही इफेक्ट से होगा, लेकिन ठोस से द्रव नहीं बना, डायरेक्ट चेंज हो गया गैस में, या गैस से लिक्विड नहीं बना, बीच वाला गायब रहता है फिर सॉलिड बन गया, तो इसको सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं इसको। अभी एक इस चैप्टर में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों की, राइट केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस का, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या होता है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शायद ही किसी परीक्षा में पूछने से बचता हो, हर परीक्षा में आता है। आपके क्लास की 3-4 परीक्षाएं जितनी होंगी, सभी परीक्षाओं में, 9th में बोर्ड परीक्षा में भी ये सवाल आता है शुष्क बर्फ का, और पॉसिबिलिटी 99%। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम तो कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रासायनिक सूत्र CO2। ड्राई आइस का, ये बात अच्छी तरह से दिमाग में नोट कर लेना है। अभी बोर्ड पर विशेष कुछ लिखने का मैटर यहाँ पर नहीं है, अभी डेफिनेशन को हम लिखेंगे, लेकिन उसके पहले ये तो जनरली याद रखने का, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो जनरली गैसीय अवस्था में, लेकिन जब इस गैस के दाब को घटाते हैं, इस गैस के दाब को बढ़ाते हैं, जब प्रेशर इस पर देते हैं, दाब जब बढ़ा तो ये कंप्रेस्ड होता है, और टेम्परेचर घटाते हैं, दाब को बढ़ाते हैं, तो गैस कोई डायरेक्ट सब्लिमेट होती है ठोस में, और CO2 गैस डायरेक्ट ठोस बनती है बर्फ की तरह, बिल्कुल ठंडा। आप एक जनरल आइस को हाथ में लेंगे तो हाथ गीला हो जाएगा, लग जाएगा, हाथ में गीला हो जाएगा, लेकिन ड्राई आइस को हाथ में लेंगे एकदम ठंडा लगेगा, लगेगा फेंक दें, रख नहीं पाएंगे, इतना ठंडा, लेकिन हाथ में बिल्कुल नहीं लगेगा पानी जैसा, चूंकि ये ड्राई आइस है, CO2 है, तो इसका नाम और सूत्र आपको याद रखना है। और ये सब जो प्रोसेस का नाम है उसको एक ही सेंस में, एक ही तरीके से डिफाइन करना है सबको। सब यहाँ पर सबसे पहले हम सबको लिखते हैं, और क्वेश्चन के रूप में ये आप इसको समझेंगे, निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए, निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। सभी स्टूडेंट को लाभ होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश वालों को सबको इस गेम करें। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में टर्म को लिख लेंगे, डेफिनेशन हम लिखेंगे इंग्लिश में, टर्म को आप केवल इंग्लिश में लिखेंगे, हम यहाँ हिंदी में लिखते हैं। दोनों तरह के काम को लेकर के चलना पड़ेगा, दोनों तरह के स्टूडेंट को। तो यहाँ पर गलन या दरवन मीन्स मेल्टिंग, यहाँ पर वाष्पन इवेपोरेशन या वाष्पीकरण, एक ही बात है। तीसरा संघनन, संघनन कंडेंसेशन। चौथा हिमीकरण या जमना, और पांचवा ऊर्ध्वपातन। ये पांचों को आप डिफाइन करेंगे डेफिनेशन लिखने का, और ये पांचों का डेफिनेशन एक ही तर्ज पर लिखना है, एक ही तरीके से लिखना है। क्या लिखना है? आइए यहाँ पर लिखते हैं। एक ठो को हम जिस तरह से लिखेंगे उसी तरह से आपको लिखना है। हिंदी में बोलते हैं, किसी पदार्थ का एक निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को
गलन कहते हैं। और इसी तर्ज पर सब लिखना है। निश्चित ताप, ताप को निश्चित ही लिखना है, मतलब ताप को लिखना है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एनी मैटर इन सॉलिड स्टेट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। इस तरह से आपको डिफाइन करना है। दूसरे सेंस में भी डिफाइन कर सकते हैं। मेल्टिंग इज डिफाइंड एज द फिजिकल प्रोसेस, डिफाइंड एज द फिजिकल फेनोमेना इन विच ये सॉलिड सब्सटेंस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज इनटू लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे, नीचे यहाँ जगह नहीं दिखेगा इसलिए आप लिख लेंगे, हम यूं ही बोल दे रहे हैं। मेल्टिंग की बात हो, ये गलन की बात हो, मेल्टिंग तो क्लियर लिखेंगे। मेल्टिंग इज डिफाइंड एज द फिजिकल प्रोसेस in which a substance in solid state change into liquid state at the fixed temperature at the constant temperature। चूंकि ये अवस्था परिवर्तन जो होता है एक निश्चित तापमान पर ही होता है, एक नियत ताप पर होता है। अवस्था परिवर्तन के समय तापमान की वृद्धि नहीं होती, तापमान बढ़ना बंद हो जाता है। और तापमान, ऊष्मा का काम है टेम्परेचर को राइज करना, टेम्परेचर को इंक्रीज करना। कोई भी ऑब्जेक्ट में हीट जब फ्लो होता है तो उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हीट गेन करता जा रहा है वो। लेकिन ये हीट का गेन करना जारी रहता है। हम भट्टी जला रहे हैं, भट्टी जला रहे हैं, ऊष्मा निकल रही है, लेकिन जैसे अवस्था बदलने शुरू हो जाएगी तैसे तापमान बढ़ना बंद हो जाएगा। तो ऊष्मा जो निकल रही है उसका क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है? तो ऊष्मा जो निकल रही है उस अवस्था परिवर्तन कराने में खर्च हो रही है। पहले ऊष्मा तापमान बढ़ाने में खर्च हो रही थी, अब वो ऊष्मा जो और दे रहे हैं वो तापमान बढ़ाने में नहीं, अब अवस्था परिवर्तन कराने में खर्च हो रही है, तापमान को स्थिर रखते हुए। और ऐसे ही ऊष्मा को लेटेंट हीट कहते हैं, ऐसे ही ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जो किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में उपभुक्त होती है, ताप में बिना परिवर्तन किए। इस ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और ये लेटेंट हीट किसका, मेल्टिंग का या तो फिर फ्रीजिंग का, ये मेल्टिंग का या तो इवेपोरेशन का, मतलब वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, नॉट फ्रीजिंग, बाय मिस्टेक कहा गया, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या गलन की गुप्त ऊष्मा, ये दोनों को अलग अलग सेंस में डिफाइन किया गया है। तो उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। आप इन सबको डिफाइन कर लेंगे जिस तरीके से मैंने कहा उस तरीके से। और आज इतने ही, धन्यवाद।